स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ पीपीएमटी एंड आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको ईएमआई निकालना बताया था कि ईएमआई कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ पिछले की क्लास में मैंने आपको गोल्सी के भी बारे में बताया था। लेकिन जो आज की क्लास में जो समझना है वो आपका मेन टॉपिक है पीपीएमटी और आईपीएमटी और आपका डाटा टेबल। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में जो ईएमआई निकालना मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट हो गया, इसका प्राइस हो गया, डाउन पेमेंट हो गया, लोन अमाउंट हो गया और इसका इंटरेस्ट रेट हो गया, मंथ हो गया, इसके बेस पे मैंने क्या निकाला था? ईएमआई निकाला था। तो ईएमआई में कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हम ईएमआई यहाँ पे निकालते हैं उस ईएमआई में हमारा इंटरेस्ट का पैसा भी जुड़ा होता है प्लस हमारा मूलधन भी जुड़ा होता है। मतलब आज की क्लास में जो समझना है पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में, आप ये समझिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस पैसे में आप कितने रुपए ब्याज का पैसा दे रहे हैं और कितने रुपए मूलधन का पैसा दे रहे हैं। अगर आप कंपनी से ये पूछें कि आप चलिए आपने तो ये बता दिया कि 3960 रुपया 25 पैसा आपको पर महीना पे करना है, तो सर इसमें हम ब्याज का पैसा कितना दे रहे हैं और मूलधन का पैसा कितना दे रहे हैं, तो इसकी जांच करने के लिए आपको पीपीएमटी और आईपीएमटी को निकालने की आवश्यकता होती है। तो पीपीएमटी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि ये जांच करना कि 3960 रुपया 25 पैसे में कितना रुपया हम ब्याज का पैसा दे रहे हैं और कितना रुपया हम मूलधन का पैसा दे रहे हैं। आखिर दोनों चीज जुड़ा हुआ है तभी तो 3960 रुपया 25 पैसा हुआ है। तो वही आज की क्लास में निकालना समझना। तो जैसे मान के चलिए कि पहले महीने में मैंने पे किया 3960 रुपया 25 पैसा, तो पहले महीने में मैंने कितना रुपया ब्याज का पैसा दिया और कितने रुपया मूलधन का पैसा दिया। फिर मान के चलिए कि जैसे अगस्त का महीना आया उसमें मैंने मतलब पैसा पे किया 3960 रुपया 25 पैसा, तो उसमें मैंने कितना रुपया ब्याज का पैसा दिया और कितना रुपया मूलधन का पैसा दिया। इस तरीके से हम 10 महीने का बता रहे हैं। आप लोग ज्यादा महीने का एक बार ऑफिस मतलब लैब में जाके एक बार ट्राई कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम टोटली 10 महीने तक का बता रहे हैं कि जैसे एक महीना अगर हम पे कर रहे हैं तो पहले महीने में, यानी कि पीपीएमटी में मंथ में लिखा हुआ ना फर्स्ट मंथ, अगर पहले महीने में हम पैसा पे कर रहे हैं 3960 रुपया, तो पहले महीने में हम कितना रुपया ब्याज का पैसा दे रहे हैं और कितना रुपया मूलधन का पैसा दे रहे हैं। वही प्रक्रिया सेकंड महीने में आ रही है, तो सेकंड महीने में कितना पैसा दे रहे हैं, यानी कि टोटल पैसा जो दे रहे हैं उसमें कितना मूलधन है और कितना ब्याज का पैसा। इस तरीके से टोटली आपको 10 महीने को आपको निकालना। तो चलिए पीपीएमटी के बारे में अगर बात किया जाए तो पीपीएमटी कैसे निकालते हैं पहले इसको आप समझिएगा। पीपीएमटी को जो निकालने का फार्मूला होता है, इसमें सबसे पहले हम इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। और इसमें जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला बनेगा। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है पीपीएमटी और ब्रैकेट यहां से ओपन करिएगा। और याद करिए मैंने आपको कल बताया था कि जब एक्सेल में फार्मूले लगाते हैं तो उसमें नीचे हाईलाइट करके हमको दिखाने लगता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो कौन से रेट को सिलेक्शन करेंगे? इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को सिलेक्शन करेंगे। और ईएमआई निकालते समय इंटरेस्ट को क्या करते थे? 12 से भागा करते थे ना, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। और देखिए एक चीज और पहले आप समझ लीजिए, जैसे आज की क्लास में हम किसी डेटा को फिक्स करना भी सीखेंगे। फिक्स का मतलब ये होता है कि वो डेटा अगर हम फिक्स हो जाता है तो उस केस में जैसे फिक्स करने का जो शॉर्टकट की होता है वो F4 होता है। क्या होता है? F4 होता है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। तो इस सेल का नाम यहाँ पे क्या बता रहा है? C18 बता रहा है ना। तो देखिए इस सेल का नाम अगर C18 बता रहा है और जब हम डेटा को फिक्स करते हैं, जब वैल्यू को फिक्स करते हैं 4 से, तो होता क्या है कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। कॉलम के पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। तो C18 में कॉलम का नाम क्या होगा? C18 में कॉलम का नाम क्या होगा? C18 लिखा हुआ है ना सेल का नाम, तो उसमें कॉलम क्या है? सी है। सी फॉर कॉलम। और 18 आपका क्या है? रो है। मैंने पढ़ाया था ना कि जो अल्फाबेटिकल होता है उसको कॉलम बोला जाता है और जो नंबर होता है उसको रो बोला जाता है। तो C18 अगर हमारे पास अवेलेबल है तो सी का मतलब कॉमन क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, यानी कि कॉलम की संख्या हो गया। और 18 का मतलब क्या हो जाएगा? ये रो की संख्या हो जाएगी। तो बस सी के पहले और सी के बाद में डॉलर का सिंबल लग जाएगा जैसे ही आप F4 बटन दबाएंगे। बस यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले पीपीएमटी निकालना है। तो पीपीएमटी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट।
और इसमें अभी हम दिखा रहे हैं, आपको फिक्स करके दिखा रहे हैं कि वैल्यू कैसे फिक्स किया जाता है। बस जैसे ही आप F4 बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ऐसे ही क्या होगा कि कॉलम के पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन भी है कि अगर हम F4 से फिक्स करते हैं एक्सेल में तो इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो आप लिख सकते हैं कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। जैसे देखिए पीपीएमटी निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी और यहाँ से हम ब्रेकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको लेना है सबसे पहले क्या, रेट। तो इसमें रेट को हम सिलेक्शन करेंगे। अब रेट का क्या दे रहा है, D14 दे रहा है ना, जहां D बराबर कॉलम और 14 बराबर रो। अब जैसे ही मैंने F4 से फिक्स किया तो देखिए यहां से कॉलम के पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग गया। नहीं समझ में आया, इसको हटाते हैं। देखिए जैसे ईएमआई निकालते समय हम क्या करते थे, जब हम रेट को सिलेक्शन करते थे उसके बाद से डिवाइड करते थे 12 से, करते थे ना। लेकिन यहाँ पे अभी नहीं डिवाइड करना है, पहले इसको फिक्स कर लेना है तब आपको डिवाइड करना है। तो पहले तो हम इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और देखिए अभी D14 लिखा है ना, तो अभी जैसे ही F4 बटन दबाएंगे तो देखिए डी के पहले और डी के बाद देखिए डॉलर का सिंबल लग गया ना। अब इसके बाद से यहां से डिवाइड करेंगे कितना से, 12 से, और पुनः नीचे कामा कर देंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है पर का मतलब होता है सिंगल मंथ। क्या होता है, सिंगल मंथ। और पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है एनपीआर, और एनपीआर का मतलब मैंने कल क्या बताया था, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब पूरे मंथ को सिलेक्शन करें। और पूरे मंथ को सिलेक्शन करने के बाद इसको भी F4 से फिक्स करना है। सिंगल मंथ को हम F4 से फिक्स नहीं करेंगे, जो पूरा मंथ आएगा उसको F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से दे रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे, लोन अमाउंट। क्या ले लेंगे, लोन अमाउंट। और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और नीचे कामा करके बस टाइप में 1 लिख देंगे। एक बार और समझिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, रेट को मैंने सिलेक्शन किया है यानी कि 7% को, और उसको मैंने F4 से फिक्स कर दिया है और उसके बाद से डिवाइड कर दिया कितना से, 12 से। और फिर मैंने नीचे कामा किया। फिर पूछ रहा था पर, तो पर मतलब पर का मतलब मैंने बताया कि सिंगल मंथ हो जाएगा, उसको F4 से फिक्स नहीं करेंगे। फिर नीचे कामा करेंगे और फिर पूरे मंथ को सिलेक्शन करने के बाद तब F4 से फिक्स करेंगे और फिर नीचे कामा करेंगे। फिर इसके बाद से लोन अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से हम फिक्स करेंगे और फिर नीचे कामा करके क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और बस ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। कितना है अमाउंट, 2793 रुपया 59 पैसा आ गया ना। ये समझिए अभी ये केवल आप मूलधन का पैसा दे रहे हैं, इसमें आपका ब्याज का पैसा नहीं जुड़ा हुआ। समझ में आ रहा है ना, ये पीपीएमटी जो आपने निकाला है वो केवल अभी पैसा दे रहे हैं, कौन सा, मूलधन का पैसा दे रहे हैं। अभी ब्याज इसमें अलग है, ब्याज निकालने का फार्मूला भी हम बता रहे। तो देखिए इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर से अगर देखेंगे, अगर आप नीचे आएंगे तो ये अमाउंट आपका इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे, इंक्रीज हुआ है। देखिए स्टार्टिंग में 2793 रुपया 59 पैसा है और सबसे 10वें महीने में आ गया 2943 रुपया 72 पैसा आ गया। आप समझ सकते हैं, यानी कि जैसे मान के चलिए कि किसी को 10,000 रुपया देना, एज्यूम करिए किसी को 10,000 रुपया देना, एक बार हम 1,000 रुपया दे दिए, फिर दूसरे बार हम 2,000 दे दिए, फिर तीसरे बार हम जाकर के 3,000 और दे दिए, फिर चौथे बार जाकर के कुछ पैसा दे दिए। तो जैसे जैसे हम पैसा देते जाते हैं उनके पास पैसा इंक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। यानी कि पीपीएमटी में आपको ये बताया हुआ है कि जैसे जैसे आप अमाउंट के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे आपका अमाउंट जो होता है वो आपका इंक्रीज होता जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर किसी को 10,000 देना है तो एक बार जाकर के हम 1,000 रुपया दे दिए, फिर एक बार और जाकर के 1,000 दे दिए, फिर एक बार और 1,000 दे दिए, तो उनके पास पैसा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता है और इंटरेस्ट अमाउंट हमारा घटता है। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, आईपीएमटी हमको निकालना है। तो जिस तरीके से आपने पीपीएमटी निकाला है सेम उसी तरीके से आईपीएमटी भी आपको निकालना है। फार्मूला सेम है, बस पी की जगह पे आई लिख देना। बस सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आईपीएमटी, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देंगे। अब सबसे पहले किसको सिलेक्शन किया था मैंने, इंटरेस्ट को। इसके बाद से इसको F4 से मैंने फिक्स कर दिया था और डिवाइड किया कितना से, 12 से। अभी कोई मत लिखिए, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा। और फिर से मैंने यहाँ से नीचे कॉमा कर दिया। इसके बाद से किसको मैंने सिलेक्शन किया था, सिंगल मंथ, 2 मंथ आ गया तो सिंगल मंथ को लेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से पूरे मंथ को ले लेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे
और नीचे कॉमा कर देंगे। इसके बाद से क्या लेंगे, लोन अमाउंट, और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करके टाइप में क्या ले लेंगे, एक, और यहां से हम ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे, इंटर। अब यहां से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब देखिए इसमें आपको पीपीएमटी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आईपीएमटी आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मान के चलिए कि अगर हमको किसी को 50,000 रुपये पे हमको ब्याज देना था, तो मान के चलिए कि उसको हम 25,000 रुपया तत्काल दे दिए, और 25,000 के लिए हम 2 महीने का क्या कर लिया, मैंने समय ले लिया। तो आप खुद बताइए कि जिस तरीके से अगर हमको पैसा दे रहे थे, तो मान के चलिए कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो हम ब्याज देते हैं वो स्टार्टिंग में ब्याज हमारा 50,000 पे ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम अमाउंट के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे ब्याज का पैसा हमारा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब आप खुद बताइए कि अगर आपका शेष अगर 10,000 रुपया पैसा बचा हुआ है, तो क्या जितना 50,000 रुपया आप ब्याज देते आ रहे थे उतना 10,000 रुपया आप देंगे? जितने नजदीक आएंगे अमाउंट के उतना ही आपको कम ब्याज आपको देना मतलब पड़ेगा। और देखिए इसमें फार्मूला से ये पता चल रहा है कि जब हम पीपीएमटी निकालते हैं तो पीपीएमटी का अमाउंट हमारा इंक्रीज होता जाता है, और आईपीएमटी निकालते हैं तो आईपीएमटी का अकाउंट हमारा डिक्रीज होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे अमाउंट के नजदीक पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारा ब्याज का पैसा कम होते चला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए कैसे हम मानेंगे। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि 2793 रुपया 59 पैसा आपका मूलधन का पैसा है, और जो ब्याज का पैसा वो 1166 रुपया 67 पैसा ब्याज का पैसा। अब कैसे मानेंगे कि 3960 रुपया 25 पैसे के बराबर होगा? तो सिंपल सी बात है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए 3960 रुपया 25 पैसा अगर आप इस महीने में दिए हैं तो उसमें कितना रुपया ब्याज का पैसा दिए और कितने रुपया मूलधन का पैसा दिए, तो आप क्या बताएंगे कि 2793 रुपया 59 पैसा मूलधन का पैसा दिया हूं जो हमारा इंस्टॉलमेंट बना है, और 1166 रुपया 67 पैसा कंपनी को हम ब्याज के रूप में दिया। अलग अलग आप निकाल करके बता सकते हैं। तो क्या अगर दूसरे महीने में जमा करने जाएंगे 3960 रुपया 25 पैसा से बढ़ करके 5,000 हो जाएगा? पैसा वही रहेगा, लेकिन अमाउंट में आपका क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप अमाउंट के नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे आपका पीपीएमटी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जैसे जैसे अमाउंट के आप नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे ब्याज का पैसा कम होता दिखाई देगा। तो सारे कॉलम में, रिजल्ट वाले सारे सेक्शन में 3960 रुपया 25 पैसा ही आएगा। अगर चेंज होगा तो केवल आईपीएमटी और पीपीएम। समझ में आ रहा है ना? चेंज होगा तो क्या, केवल पीपीएमटी और आईपीएमटी। 3960 रुपया 25 पैसा तो आपका इंस्टॉलमेंट बना हुआ है, 60 महीने तो आपको देना ही देना है। लेकिन उस पैसे में अगर इंक्रीज और डिक्रीज की बात आती है तो उस पैसे में इंक्रीज और डिक्रीज आईपीएमटी और पीपीएमटी होता है, आपका ईएमआई पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले चूंकि ये वैल्यू हमारा क्या है, डॉलर में है ना, तो इस वैल्यू को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से नंबर पे चले आइएगा, और यहाँ से नंबर को ही सिलेक्शन करिएगा, और इसमें ये वाला नंबर सिलेक्शन करके वो ओके कर दीजिए। अब देखिए रिजल्ट आपको निकालना है, तो सबसे पहले इक्वल करिए और सिलेक्शन करिए पीपीएमटी को, और फिर प्लस का सिंबल लगा करके आईपीएमटी को सिलेक्शन करके फिर यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। कितना पैसा आया, 3960 रुपया 25 पैसा। अगर एक चीज और कंडीशन है समझिएगा, देखिए सब में बराबर आया है ना, एक और कंडीशन है कि अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 3960 रुपया 25 पैसे के बराबर नहीं आता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कहीं ना कहीं आपने गलत किया, उसको आप खोजिए। समझ में आ रहा है ना, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है उस फॉर्मूले में। हो सकता है कि पीपीएमटी आपने गलत निकाला हो, या हो सके तो आपने आईपीएमटी गलत निकाला। इसलिए दोनों अमाउंट को जोड़ने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, 3960 ईएमआई के बराबर आना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे। तो देखिए इससे क्या ज्ञात हुआ, यानी कि पहले महीने में मैंने जितना ईएमआई दिया है उतना 10वें महीने में भी मैंने ईएमआई दिया है, लेकिन दोनों में अंतर हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे अमाउंट हम पे करते जा रहे हैं तो अमाउंट हमारा डिक्रीज होता जा, सॉरी इंक्रीज होता जा रहा है, और जो हमारा ब्याज का पैसा है वो दिन प्रतिदिन हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। और मैंने कल आपको ईएमआई निकालते समय गोल्सिक में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलिएगा अगर हम मंथ हम जो है ज्यादा लेते हैं तो उस केस में ब्याज का पैसा हमको ज्यादा देना पड़ता है, अगर मंथ कम लेते हैं तो ब्याज का पैसा कम देना पड़ता है। अब ये कम ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 7% से बढ़ करके 10% हो जाता है और 7% से घट करके 5% हो जाता है, नहीं, ब्याज का पैसा वही है लेकिन टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको कम और ज्यादा पे करना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
अब चलिए एक लास्ट ऑप्शन है उसको बता दे रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि जैसे हमको अगर आपसे ये कोई पूछे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर आपने तो निकाल करके बता दिया कि 60 महीने में हमको 1 महीने का पैसा 3960 रुपया 25 पैसा देना। ध्यान से समझिएगा, अगर कस्टमर जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा। तो कस्टमर को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी किसका है? सेल्समैन का। तो कस्टमर फिर क्वेश्चन किया है किससे? सेल्समैन से, कि सर आपने केवल 60 महीने का बताया कि अगर आपका 60 महीने का इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो 1 महीने में 3960 रुपया 25 पैसा आपको देना पड़ेगा। सर अगर हम 50 महीने का किस्त बनाते हैं तो 1 महीने का कितना किस्त बनेगा? क्वेश्चन बनता है ना। या फिर मान के चलिए कि सर वही पैसा अगर हमको 70 महीने में देना हो तो इसका 1 महीने का क्या किस्त बनेगा? या 10 महीने में ही हमको पैसा पे करना हो तो इसका क्या किस्त बनेगा? क्वेश्चन कर सकता है ना। तो जैसे मान के चलिए कि उसके पास पैसे की अधिकता आ गई तो वो सोचेगा कि 60 महीने का जो मैंने टाइम लिया है 60 महीने को घटा करके 10 ही महीने में इसको पूरा कर दे। तो 10 महीने में भी अगर इंस्टॉलमेंट बनवाएगा तो 1 महीने का चेक करेगा ना। तो देखिए जब हमारा मंथ कम होता है, जब हमारा मंथ कम होता है तो अमाउंट बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। जो पैसा हमको 60 महीने में 3960 रुपया 25 पैसा देना था और वही सेम पैसा अगर हमको 10 महीने में देना हो तो क्या 3960 होगा? वो पैसा हमारा बढ़ेगा। जब ज्यादा करके देंगे तभी तो 10 महीने में कटेगा। तो ये सब निकालते हैं हम किसमें? डाटा टेबल। किसमें निकालते हैं? डाटा टेबल। तो चलिए डाटा टेबल के भी बारे में बता देते हैं। डाटा टेबल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ हम ईएमआई को सिलेक्शन कर लेंगे और बस एंटर बटन दबा देंगे। ये नहीं कि हाथ से देख के लिख लीजिएगा, तब नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कि अपना दिमाग आप लोग चलाने लगेगा कि हाथ से लिख दीजिएगा, तब नहीं आएगा। सबसे पहले कहीं पर भी निकालना हो यहाँ पे इक्वल करिएगा और 3960 रुपया 25 पैसा ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके जस्ट पहले वाला एक यहाँ पे सिंबल छोड़ दीजिए, यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे लिखिएगा 10 महीना, 20 महीना, 30 महीना, 40, 50, 60, 70, 80। अब तो 60 में अगर हम मल्टीप्लाई 60 में अगर हम देखेंगे तो 60 में क्या रेट आएगा? अरे 60 का ऑलरेडी निकला हुआ है, कितना आएगा? 3960 रुपया 25 पैसा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन बाकी वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा ना। हम देखिए कस्टमर से, जैसे कस्टमर अगर संतुष्ट नहीं है तो वो सेल्समैन से क्वेश्चन करेगा कि सर ये बताइए कि जैसे मान के चलिए कि आप 60 महीने का हमको निकाल करके बता दिए, 60 महीने का तो हमको ये पता चलेगा कि हमको कितना कितना पे करना। लेकिन सर अगर हमारे पास पैसे ज्यादा मात्रा में हो तो अगर हम 10 महीने में पे करना चाहते हैं तो 1 महीने का क्या इंस्टॉलमेंट बनेगा? तो इसके लिए क्या करेगा? वो डाटा टेबल का इस्तेमाल करना बताएगा। देखिए इतना करने के बाद इतना आप क्या कर लीजिएगा, इसमें बॉर्डर लगा लीजिएगा, सिलेक्शन करिएगा, ऑल बॉर्डर कर लीजिएगा। सब में बॉर्डर लग गया ना। अब इस पूरे सेल को सिलेक्शन करिएगा। अब उतना ही से लीजिएगा जितना कि आपको डेटा इसमें भरना है, उतना ही बॉर्डर लीजिएगा। अब ये नहीं कि बॉर्डर नीचे तक लेते जाइए, उतना ही तक लीजिएगा। और लेने के बाद पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको चले जाना है, यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है ना, जनरल से हटा करके इसमें आप कर लीजिएगा करेंसी। क्या करना है? करेंसी करना। और करेंसी करने के बाद तब आप आ जाइएगा डाटा टैब। कहाँ पे आना है? डाटा टैब में। और यहाँ से आ जाइएगा व्हाट इफ एनालिसिस में। और इसमें देखिए डाटा टेबल दे रहा है, इसी पे क्लिक करिए। और डाटा टेबल पे क्लिक करने के बाद इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो रो को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, केवल आप कॉलम इनपुट सेल पे एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबा के क्लिक कर लीजिए। कर्सर आ गया यहाँ पे। इसके बाद से यहाँ से मंथ को सिलेक्शन कर लीजिए, कौन सा मंथ जो मैंने ईएमआई में निकाला है, और बस ओके कर दीजिए। एक बार और बता दें, देखिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ से ईएमआई को सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से हम एंटर कर देंगे। और इसके बाद से यहाँ पे लिख लीजिए कंटिन्यू 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, मतलब जितने महीने का आपको देखना हो, कोई जरूरी नहीं कि 10 से ही आप स्टार्ट करिए, 20 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो ऑलरेडी डॉलर में है ना, इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको चले आना है सबसे पहले कहाँ पे, वाट एनालिसिस में और डाटा टेबल। इसमें कॉलम इनपुट सेल में बस सिलेक्शन करेंगे किसको, और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ये वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अब देखिए करना क्या है। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद होम टैब पे चले जाइएगा और यहाँ से आप नंबर में ले लीजिएगा वैल्यू। किस में लेना है, नंबर में। यहाँ से डॉलर का सिंबल हटा दीजिए। अब देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आपने 60 महीने में जमा किया था तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट 3960 रुपये 25 पैसे का बना। अगर वही पैसा अगर आप 10 महीने में जमा करना चाहते हैं तो 1 महीने में आप पैसा जमा करेंगे कितना, 20,647 रुपया 36 पैसा। कितना महीने तक, 10 महीने तक। अगर यही पैसा आप 20 महीने में जमा करना चाहते हैं तो 1 महीने में आप जमा करेंगे 10,623 रुपया 83 पैसा। यानी कि देखिए जब हमारा मंथ कम हुआ तो अमाउंट बढ़ गया, और जब मंथ हमारा बढ़ा तो अमाउंट हमारा घट गया। जैसे मान के चलिए कि किसी को 10,000 रुपया हमको देना, 10,000 रुपया, तो अगर हम उसको 1,000 रुपया करके देंगे तो 10 महीने का समय लगेगा, लगेगा ना। अगर हम एक ही महीने में देना चाहेंगे तो एक महीने में 10,000 खत्म हो जाएगा। यानी कि जब मंथ बढ़ता है तो अमाउंट आपका घटता है, ये रूल किसका है, डाटा टेबल का। और जब मंथ हमारा घटता है तो अमाउंट हमारा बढ़ता है। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा प्रैक्टिकल। बस यही 3 फार्मूला पढ़ना था, पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल।